हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट हमने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, और ये पार्ट सेकंड है और पार्ट थर्ड भी इसका आने वाला है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सिलेबस का, ठीक है। और इन तीनों क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों के साथ एक टाइम पे शेयर कर देता हूं, जो उसमें फर्स्ट लेक्चर के भी क्वेश्चंस होंगे, सेकंड के भी एंड थर्ड के भी, ठीक है, राइट। तो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, सेकंड वीडियो भी आप देखोगे एंड यू विल सी आल्सो द थर्ड वीडियो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लेक्चर्स हमने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड आल्सो देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस है मेनली हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जेके एसएसबी आजकल स्टेटमेंट क्वेश्चंस ज़्यादा हमसे पूछता है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी। देखो, बारदोली सत्याग्रह का जो लीडर था डेट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये आप बात याद रखोगे। दैट मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द बम्बई गवर्नमेंट अपॉइंटेड द मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन आफ्टर द एजिटेशन। देखो, जब ये एजिटेशन खत्म हो गई, जब ये मूवमेंट खत्म हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया था जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, ठीक है। और इस कमीशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी डेट वाज, उसको क्या करना था कि जो भी पीजेंट्स के ग्रीवियंसेस थे, जो भी इनके ग्रीवियंस थे, उसको देखना था। ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है, राइट। थर्ड पे आते हैं। थर्ड इज सरदार वल्लभ भाई पटेल एमर्जेड एज अ नेशनल लीडर आफ्टर दिस मूवमेंट। देखो, ये मूवमेंट में जो लीडर था डेट वाज द सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और इसी ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। और इसके बाद ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये एक नेशनलिस्ट लीडर बन गया है। नेशनलिस्ट लीडर ये बन गया है। दैट मीन्स इट बिकेम ए पब्लिक फिगर ऑफ दिस मूवमेंट। आफ्टर दिस मूवमेंट ये जो नेशनल मूवमेंट हमारी थी या फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा था, तो उसमें ये एक क्या इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुका है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, 2 and 3। तो 2 and 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ आप एडिशनल फैक्ट्स पे, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये तभी इंसान को निकलता है जब उसने क्या थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को क्वेश्चन बना के पेश किया जाता है, ठीक है। इसलिए थ्योरी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो बारदोली सत्याग्रह थी इसको स्टार्ट किया गया था 1928 में, और ये एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। डेट मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है उस सीरीज का, ठीक है, राइट। इट वाज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो मूवमेंट है ये किसने चलाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। एंड इज रिमेंबर्ड फॉर इट इज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन ये मूवमेंट जो थी इट वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। हमें क्या, अंग्रेजों के ऑर्डर्स को, अंग्रेजों की बातों को जो उन्होंने कहा है, ठीक है, या उन्होंने क्या इंक्रीज रेवेन्यू किया है वगैरह, इन सभी चीज़ों को क्या अगेंस्ट होना है, लेकिन नॉन वायलेंट बेसिस पे। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, पीसफुली हमें अगेंस्ट होना है, ठीक है, राइट। बेसिकली इसके पीछे ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों गई थी, इसके पीछे जो रीजन था डेट वाज दिस रीजन। देखो क्या हुआ था 1927 में। इस एरिया में क्या हुआ था, ये जो बारदोली वाला एरिया है वहां पे फैमिन आए थे। डेट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्शन लॉस हुआ था, यहाँ पे प्रोडक्शन लॉस हुआ था। जो पीजेंट्स थे या एग्रीकल्चर से बिलोंग करने वाले जो लोग थे, उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बहुत ही कम निकला था, वो बहुत ही कम निकला था। डेट मीन्स जो पीजेंट्स थे वो ऑलरेडी क्या डिप्रेस्ड थे, लेकिन ये डिप्रेस दूर करने के लिए अब वो चाहते थे कि जो ये गवर्नमेंट है ये हमें क्या थोड़ा सा हेल्प करे। लेकिन हेल्प करने के बावजूद गवर्नमेंट ने लैंड
रेवेन्यू टैक्स को इंक्रीज किया है 22% से। डेट मीन्स आप ये समझो कि एक पीजेंट है, वो ये सोच रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें क्या थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए उसको इस टाइम पे, क्योंकि ये हार्ड टाइम है हमारे लिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट ये जो गवर्नमेंट है वो इंक्रीज कर रही है क्या, लैंड रेवेन्यू। तो दिस इज द इंडिकेशन कि जो फार्मर्स की जो कंडीशन है वो फर्दर खराब हो गई थी इसकी वजह से। लेकिन ये जो जमींदार थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों को कहा था हमें इस टाइम पे रिलीफ चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया है। तो उसी चीज के अगेंस्ट ये बारदोली सत्याग्रह चलाई गई थी पीजेंट्स के द्वारा, और इसका जो लीडर था डेट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वल्लभ भाई पटेल जी को इसी मूवमेंट में सरदार का टाइटल मिला था, ठीक है, राइट, समझ आया। तो ये चीजें एडिशनल है, इनको आप याद रखोगे, अपने नोट्स में ऐड करते रहना है। और पीडीएफ भी आप लोगों के लिए जरूरी है, तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो एंड टेलीग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, राइट। तो आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी की क्या फर्स्ट मूवमेंट है इंडिया में, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया जो स्टार्ट की गई थी 1917 में, ठीक है। तो इससे पहले हम देखेंगे पहले स्टेटमेंट्स, फिर हम एडिशनल इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे ये मूवमेंट क्यों हुई है और क्या सिस्टम था, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज इट वाज इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी। ये इंडिया की पहली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसको कहा जाता है। देखो क्यों इसको सिविल डिसओबीडियंस कहा जाता है। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो अगेंस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट को विदाउट डूइंग वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, वो पीसफुली क्या डिसओबे करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस किन लोगों के, हम इस टाइम की जो सरकार थी ब्रिटिश लोगों की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट इज इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस टू इंडिगो कल्टिवेटर्स। देखो बेसिकली हुआ क्या था, ये रीजन भी बना है, ये रीजन भी बना है, ऑलमोस्ट दिस इज करेक्ट। लेकिन यही जो इंडिगो है ये रीजन है किस इस चंपारण सत्याग्रह के लिए, ठीक है, राइट। तो पहले हम देखेंगे आंसर इसका, डेट इज ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब यहाँ पे आ जाओ आप चंपारण सत्याग्रह पे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो आइडिया है ये स्टार्ट क्यों गई थी और किसने किया था और क्या क्या हुआ था इस पे, तो आपको सब कुछ इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाओ, जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 में स्टार्ट की गई थी महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किए थे, और ये फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी इंडिया में, दैट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, राइट। द मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव तीन कठिया सिस्टम। देखो तीन कठिया सिस्टम था क्या, सपोज ये कोई फार्मर है, इसके पास ये पीस ऑफ लैंड है, ये पीस ऑफ लैंड है, और इस लैंड को डिवाइड किया जाता था 20 पीसेस में, सब 20 पीसेस में इसको क्या किया जाता था, डिवाइड किया जाता था। सपोज ये 20 पीसेस या 20 कथाज कहते थे उस टाइम पे, और इसके जो तीन कथाज होते थे, 1 2 3, इस पे जो तीन कथास होते थे, तो ब्रिटिश जो उनके जो लैंड लॉर्ड्स थे या इंडिगो प्लांटर्स थे, वो लोग कह रहे थे इन पीजेंट्स को, इन तीन कथास पे आप क्या इंडिगो प्रोड्यूस करो, इंडिगो की कल्टीवेशन करो, ठीक है, ये कहते थे ये प्लांटर्स। तो इसी का नाम था तीन कठिया सिस्टम। तो डेट ये मूवमेंट जो थी ये इसी तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट थी, विच फोर्सड पीजेंट्स टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड। तो ये वाला लैंड बन रहा था, ये बन रहा था 15% पे आपको क्या इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है ऑफ लैंड अंडर एक्सप्लॉइटिव कंडीशंस imposed by the ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने इसके अलावा क्या कहा था, अगर कोई जमींदार या पीजेंट इस बात को रिफ्यूज करेगा, उसको डिफरेंट चीजों में इन्वॉल्व किया जाता था। सपोज उसको कहा जाता था कि आपको लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, रेंट इंक्रीज हो जाएगी, तो वो फोर्सिबली उसको वो मोटिवेट कर रहे थे, आप ये क्या 15% आप जो लैंड है इस पे आप क्या करो, तीन कठिया सिस्टम जो है वो आप पे लागू होना चाहिए, ठीक है, या 15% आप जो लैंड है आपकी उस पे क्या इंडिगो की कल्टीवेशन होनी चाहिए, ठीक है। अंडर द तीन कठिया सिस्टम फार्मर्स कंपल्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ लैंड
3 कथा आउट ऑफ 20 कथा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। पीजेंट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेलिंग इंडिगो एट मार्केट रेट्स। अब उन्होंने क्या, ये जो ब्रिटिश के लोग थे, जो इनके मिडल मैन्स थे, वो कह रहे थे इन फार्मर्स को, इन पीजेंट्स को, अब आप इस 15% ऑफ द लैंड पे क्या इंडिगो प्रोड्यूस करोगे, लेकिन ये जो इंडिगो है ये आप बाहर के मार्केट्स में नहीं बेच सकते हो, आपको ये हमें देना है, और हमारा जो रेट है वो एक तो लो है, लो के साथ साथ वो फिक्स है, इसके अलावा आपको ना कहीं पे बेचना है, और आपको यही क्या होगा, आपको इसी टाइम पे ये चीज़ें करने हैं, इसी प्राइस पे ये चीज़ें हमें देना है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा नुकसान करना पड़ा हुआ है इन फार्मर्स पे, और इसी चीज़ के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी जी ने 1917 में, ठीक है, राइट, समझ आया। तो आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द मेन का ज्यादा बारदोली सत्याग्रह वाज। बारदोली सत्याग्रह अभी हमने बात की है, इसका मेन काज क्या था, क्योंकि उन्होंने 22% से कहा था कि हम रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह। देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, और ये जो मूवमेंट थी ये किन लोगों की मूवमेंट थी, ये पीजेंट मूवमेंट थी। ये क्या थी, पीजेंट मूवमेंट थी। दैट मीन्स वो क्लास जो अब तक क्या था, जिसपे बहुत सारा जुल्म भी हो रहा था, और जितने भी मूवमेंट्स थे उसमें उनका मैक्सिमम जो उनकी मूवमेंट्स थी उनको क्या नेशन वाइड क्या नहीं मिलता था, नेशन वाइड उनको क्या स्टेटस नहीं मिलता था। और गांधी जी ने जब इन लोगों की जो मूवमेंट चलाई थी, इसकी वजह से क्या पीजेंट्स के जो इश्यूज है वो भी पार्ट बना है नेशनल मूवमेंट का। दैट मीन्स पीजेंट्स अनरेस्ट जॉइंड इंडियाज नेशनल मूवमेंट। दैट मीन्स पीजेंट्स के साथ जितना भी जुल्म वगैरह होता था, लैंड रेवेन्यू ज्यादा लिया जाता था, ये अब पार्ट बना है किसका, इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट थी, ठीक है। अब नेशनलिस्ट लीडर्स ने ये चीजें कहनी शुरू की है, जो पीजेंट्स पे बर्डन लगाया जाता है थ्रू एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू वगैरह, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में क्या की गई थी, गांधी जी ने की थी, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। तो पहले हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, फिर एडिशनल फैक्ट्स भी देखेंगे और आंसर भी देखेंगे, ठीक है। यहां पे आ जाओ, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, खेड़ा सत्याग्रह was launched after the British government increased land revenue by 23rd despite of crop failure, famine and plague epidemic in the region। देखो क्या हुआ था, खेड़ा ये एक प्लेस है कहाँ पे, गुजरात में, ये गुजरात में एक प्लेस है। तो वहां पे क्या हुआ था कि यहाँ पे फैमिन आ चुका था, फैमिन आ चुका था, ठीक है, और क्रॉप फेलियर हुआ था इसकी वजह से। क्रॉप फेलियर दैट मीन्स जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी वो बहुत ही कम हुई थी, लेस। जो नॉर्मल आउटपुट था, पीजेंट्स का कहना था कि जो हमारा नॉर्मल आउटपुट होता है उससे लेस है 25%। सपोज उनका जो क्या नॉर्मल है, और उस नॉर्मल का जो 25% होता था, और इस 25% से भी नीचे हमारी प्रोडक्शन थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इतना प्रोडक्शन लो निकलने के बाद भी उन्होंने हमें कहा कि आप 23% क्या ऐड करो लैंड रेवेन्यू में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने ऐसे कहा था, ठीक है, उस टाइम पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द लैंड रेवेन्यू रूल्स कल्टीवेटर्स वर एंटाइटल्ड टू फुल सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट इफ द क्रॉप यील्ड वाज 4 आनाज 25 ऑफ द नॉर्मल यील्ड और लेस। देखो क्या था, वहां पे कुछ रूल्स थे, लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए कुछ रूल्स थे, और उन्हीं रूल्स के अगेंस्ट और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था, सपोज अगर ये जमींदार है, ठीक है, अगर ये जमींदार है और उसको निकलता है सपोज कि राइस उसको निकल रहा है 100 kg, प्रोडक्शन उसकी 100 kg है सपोज, समझने के लिए। लेकिन अगर किसी टाइम पे ऐसा हुआ कि इसको 25 kg से नीचे निकल जाए, इसका जो एवरेज है डेट इज 100, लेकिन अगर किसी ईयर में ऐसा हुआ कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो 25 kg से नीचे हो, तो इसको लैंड रेवेन्यू नहीं देना है, लैंड रेवेन्यू
नहीं देना है। तो ये सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन अब इसी चीज के अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाई गई थी, क्योंकि जो लेबर क्लास था, जो ये लोग थे जो बिलोंग कर रहे थे, जो मेनली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे, चाहे जमींदार थे या पीजेंट्स थे या टेनेंट्स थे, उनका कहना था कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो 25% भी नहीं है, इससे भी नीचे है। और अकॉर्डिंग टू द रूल क्या है, हमें इस टाइम पे क्या लैंड रेवेन्यू नहीं देना है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तो लैंड रेवेन्यू डिमांड कर रही थी एंड नेक्स्ट 23% से इंक्रीज उन्होंने डिमांड की थी। तो इसी चीज के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ आप खेड़ा सत्याग्रह पे, क्योंकि ये गांधी जी के जो पहली, एक तो कौन सी हो गई, बारदोली, ये भी जरूरी है, लाला सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। देन खेड़ा भी जरूरी है, चंपारण भी जरूरी है, एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये 3-4 जो एक टाइम पे हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामों के लिए। ठीक है, तो ये जरूरी है, इनको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, राइट। जो खेड़ा सत्याग्रह है ये लॉन्च की गई थी मार्च 11, 1918 में। कहाँ पे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो गुजरात में एक प्लेस है, एंड एट दैट टाइम इट वाज द पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रोविंस। देखो ये जो मूवमेंट थी, ये पहले इनिशियली ये स्टार्ट की गई थी जो इस एरिया के पीजेंट्स थे, उन्होंने खुद ये मूवमेंट, उन्होंने खुद आवाज उठानी स्टार्ट की थी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये सही नहीं है। और उस टाइम पे जो इसका लीडर था, जो लोकल लीडर उसका था, डेट वाज द मोहनलाल पांड्या। लोकल लीडर था, डेट वाज द मोहनलाल पांड्या। और इसमें मेनली कौन सी कम्युनिटी इन्वॉल्व थी, डेट वाज द पाटीदार कम्युनिटी, जो खेड़ा की एक कम्युनिटी थी। तो मेनली उसमें यही लोग इन्वॉल्व थे। और लेटर ऑन इस मूवमेंट की लीडरशिप जो है वो गांधी जी के अंडर रहती है। ठीक है, और इनकी डिमांड क्या थी, इन खेड़ा जो पाटीदार कम्युनिटी, जो खेड़ा के क्या ये जमींदार थे, उनकी डिमांड क्या थी। उनकी ये डिमांड थी कि देयर डिमांड वाज द नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू। वो कह रहे थे कि आज हम क्या रेवेन्यू नहीं दे सकते हैं अगेन एज द बैकड्रॉप ऑफ क्रॉप फेलियर, क्योंकि जो हमारा क्रॉप फेलियर हुआ है तो इसके बेस पे हमें लैंड रेवेन्यू नहीं देना चाहिए। एंड इसके अलावा क्या था, टाइम कौन था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इंडिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे और ब्रिटिश वाज द पार्ट जो उसमें हिस्सा ले रहा था। तो उस टाइम पे इंडिया में भी प्राइस राइज हुआ है। अब लोगों को क्या कौन से मसले खड़ा हुआ कि एक तो क्या प्रोडक्शन कम हुई, नेक्स्ट क्या था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ऊपर से अब ये डिमांड कर रहे हैं कि आप क्या 23% क्या इंक्रीज करो, किसमें, लैंड रेवेन्यू में। तो लोग जो एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे तो वो बिल्कुल क्या परेशान हो चुके थे। नाउ देयर डिमांड थी कि हमें इस टाइम पे पेमेंट या लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़े। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट्स इनसेंसिटिव इंक्रीज इन द टैक्स रेट, और जो उन्होंने टैक्स की रेट इंक्रीज की है ये भी इस टाइम पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये उनकी डिमांड्स थी जो गांधी जी ने फिर सामने रखे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है जो हुई थी 1918 में, देखो पहले ये स्ट्राइक हुई थी 1918 में, और उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है। पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर एंड वी विल डिस्कस फर्दर। ठीक है, राइट। फर्स्ट क्या है, इट वाज रिलेटेड टू द वर्किंग आवर्स एंड कंडीशंस सेट बाय द यूरोपियन मिल वर्कर्स। देखो जितने भी यहाँ पे फैक्ट्रीज थी या मिल्स थी उस टाइम पे, जो वहाँ पे लोग, इंडिया के लोग या कोई भी लोग वहाँ पे क्या वर्क कर रहा था, उसको वहाँ पे फिक्सिंग टाइम नहीं थी, फिक्सिंग टाइम नहीं था, वर्किंग आवर्स फिक्सड नहीं थे। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो था, ये जो लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि 8 आवर्स वर्किंग टाइम होना चाहिए। ठीक है, राइट। एंड द कंडीशन सेट बाय द यूरोपियन मिल वर्कर्स, और यूरोपियन मिल वर्कर जो ओनर्स थे उन्होंने बहुत सारे इश्यूज इसमें लगाए थे। ठीक है, जो एक क्या बर्डन बन जाता है वहां पे जो लोग काम कर रहे थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। गांधी जी एडवाइज द वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग देयर फेयर वेजेस, और गांधी जी ने फिर क्या कहा, उन्होंने इन वर्कर्स को कहा है कि आप स्ट्राइक पे चले जाओ और तब तक
जब तक आपकी जो डिमांड्स हैं वो फिल ना हो जाए। कि आपको ये ज़रूरी है, आपको अच्छी वेजेस मिलनी चाहिए क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपके वेजेस बहुत मिलने चाहिए। और ये जो वर्कर्स थे वो 50% इंक्रीज की डिमांड कर रहे थे, लेकिन फाइनली में 35% में इनका वेज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आ जाओ आप अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे। देखो ये ज़रूरी है, इसलिए मैं एडिशनल फैक्ट्स यहीं पे रखता हूं, क्योंकि जितने भी इसके अलावा एडिशनल फैक्ट्स इसके साथ हैं तो वो आप लोगों को क्या होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आ जाओ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 में की थी। गांधी जी वॉज द लीडर, और ये एक क्या इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट था इंडियन लेबर एंड फ्रीडम मूवमेंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम गांधी जी ने स्टार्ट किया फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया। ग्राउंड लेवल का मतलब क्या है, गांधी जी ने पहले वो क्लासेस देखे हैं जो सबसे पिछड़े थे और जिनको अभी वो वेकार नहीं मिल रहा था और उनके बारे में लोग ज्यादा नहीं सोच रहे थे, लेकिन गांधी जी ने वही से स्टार्ट किया है, क्योंकि जब बेस से हम स्टार्ट करते हैं तो हम किसी पोजीशन पे पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, राइट, ये उसका कहना था। लेकिन इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पे इसमें यूज की थी हंगर स्ट्राइक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। गांधी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने किस मूवमेंट में हंगर स्ट्राइक पार्ट बनाया था सत्याग्रह मूवमेंट का। ठीक है, और ये क्या एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इस चीज को ठीक करने के लिए उसने हंगर स्ट्राइक यूज की थी। राइट, द स्ट्राइक अकर्ड बिटवीन फरवरी एंड मार्च 1918 इन अहमदाबाद। और ये जो स्ट्राइक थी ये कब हुई थी, फरवरी और मार्च के बीच में। ठीक है, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स एट द टाइम during a plague epidemic in 1917, mill owners had given workers a plague bonus up to 70% over their regular wages to prevent them from leaving the city। देखो क्या हुआ था, इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी टाइम पे प्लीग होता था या एपिडेमिक कोई आता था तो उस टाइम पे जितने भी वर्कर्स एक कंपनी में या एक मिल में क्या काम कर रहे होते हैं उनको प्लीग बोनस मिलता था 75%। किसके अलावा, उनके वेजेस या उनकी सैलरी से अलावा। इसका मकसद क्या था कि जो बैड इम्पैक्ट पड़ा है इसकी वजह से, तो ये ज्यादा खतरा नहीं डालेगा किन लोगों पे जो हमारे कंपनीज में काम कर रहे थे। लेकिन जब ये प्लीग अब खत्म हुआ है, 1917 में प्लीग आया था, ये खत्म हुआ था, और जो ये एम्प्लॉयर्स थे, दैट मींस द ओनर्स जो थे इन मिल्स का, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम विड्रॉ करेंगे इस बोनस को, हम ये बोनस इनको नहीं देंगे। वाइल जो वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड किया है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि हम इस मुश्किल टाइम में भी हम आप लोगों के साथ थे, इसलिए ये क्या होना चाहिए। और उसी टाइम पे ये भी टाइम चल रहा था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एरा था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इस टाइम पे क्या डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है इंडिया पे, प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, इन्फ्लेशन हुआ है, तो ये सभी चीजों की वजह से ये लोग उनको कह रहे थे कि ये आपको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन वो कंटिन्यू करने वालों में से नहीं थे। वो इसको क्या, वो कह रहे थे कि हम इसको विड्रॉ करेंगे, हम इसको विड्रॉ करेंगे। ठीक है, राइट। और इसी चीज को देखते हुए एट द रिक्वेस्ट ऑफ अनुसुईया साराभाई, जो एक सोशल रिफॉर्मर और एक लेबर लीडर थी, महात्मा गांधी इंटरवीनेड टू मीडिएट बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिल ओनर्स। तो इसने अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को क्या यहाँ पे बुलाया है और गांधी जी के साथ उन्होंने इंटरवीन किया है, वो मीडिएटर बने हैं इन वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में। फाइनली जो ये डिमांड कर रही थी 50% हमें क्या इंक्रीज होना चाहिए वेजेस में, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से फाइनली ये 35% में सेटल किया जाता है। ठीक है, सेटल किया जाता है। ठीक है, राइट। तो आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस डायआर्की एट द सेंट्रल लेवल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी डायआर्की, लेकिन सेंटर पे नहीं, वो प्रोविंसेस में क्या स्टार्ट की गई थी। डायआर्की का मतलब क्या है, डायआर्की का मतलब क्या है, जो पावर्स थे प्रोविंस लेवल पे वो डिवाइड किए गए थे 2 फैक्शंस में। दैट मीन्स कुछ शेयर इंडियंस को मिला है और कुछ शेयर किनको, ऑलरेडी ब्रिटिश लोगों के पास था, तो कुछ मेनली ब्रिटिश लोगों के लिए भी रखा गया था।
ठीक है। और इंडिया वालों को क्या क्या मिला है वो आगे में हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था, सेंट्रल लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, इसको प्रोविंस लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट डिवाइड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड कैटेगरीज, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट रिलैक्सेड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, और इसकी वजह से क्या है, जब प्रोविंसेस में क्या डिमार्केशन हुई है और पावर डिवीजन हुआ है, डेट मीन्स कि सेंट्रल कंट्रोल जो था वो थोड़ा सा रिलैक्स होने लगा है, क्योंकि अब ज्यादा इन्फ्लुएंस सेंटर पे नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें क्या बताना है, इनमें से करेक्ट कौन सा है, डेट इज 2 and 3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आप आ जाओ, देखो ये जो एमसीक्यू 3 पार्ट्स आएंगे, इसके अलावा आपको ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसमें मेन जितने भी कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग द हिस्ट्री, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हो सकता है 4 पार्ट्स भी होंगे, क्योंकि कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस भी डिस्कस करने हैं, और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स ये भी डिस्कस करने हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ये भी डिस्कस करने हैं, तो बहुत सारा है जो अभी पेंडिंग है। 1-2 वीडियो और बन जाएंगे, उसके अलावा ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और जितने भी एडिशनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा, तो लेकिन तभी ये सफिशिएंट होगा जब आप इसको कंटिन्यूसली रिवाइज करोगे और आप क्या इसको अच्छे से पढ़ोगे, अपने नोट्स में ऐड कर लोगे, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी, ये एक क्या है, ये एक लॉ था जो पास किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में टू मीट द राइजिंग डिमांड्स ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया। देखो ये एक्ट क्यों आया है यहाँ पे, ये इसलिए यहाँ पे आया है कि लोग जो इंडिया के लोग थे वो अब उनकी जो डिमांड थी दैट वाज अ सेल्फ रूल। होम रूल आपने पढ़ी होगी, वो क्या डिमांड कर रही थी, सेल्फ रूल 1916 में। तो ये उन्हीं मूवमेंट्स का इन्फ्लुएंस है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इस चीज पे मजबूर हुआ है कि उन्होंने ये एक्ट लाया है, ठीक है, राइट। It represented an important move towards the constitutional reforms and a gradual shift of power from the British to the Indian। देखो ये जो एक्ट आया है इसकी वजह से क्या है, इंडिया लोगों की जो 1909 में क्या एंट्रेंस मिली थी वाइसराय के काउंसिल में, ठीक है, तो उस चीज को इंक्रीज किया गया है। दैट मीन्स ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट था, जहां से अब ब्रिटिश के इस किंगडम में, ब्रिटिश के इस अंपायर में, ब्रिटिश के इस एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया लोगों को क्या पार्ट बनाना शुरू किया गया था, ठीक है। वो अब हिस्सा बन गए थे इस एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसी में बात की गई थी कि डायरकी, अभी हम बात कर रहे थे डायरकी, दैट मीन्स सब्जेक्ट्स को, लॉज को चेंज किया गया है ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, एजुकेशन इसमें था, पब्लिक हेल्थ था, एग्रीकल्चर था एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। इसका डायरेक्ट किसके अंडर रखा गया था, डेट वे द इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। डेट मीन्स ये डिपार्टमेंट दिया गया है जो लोग ऑलरेडी गवर्नर जनरल के काउंसिल में थे, इलेक्टेड इंडियंस, तो उनके कंट्रोल में इनको रखा गया है ट्रांसफर पावर्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, उसमें फाइनेंस, लॉ एनफोर्समेंट एंड द लैंड रेवेन्यू, ये किनके कंट्रोल में रहा है, ब्रिटिश गवर्नर्स के कंट्रोल में। डेट मीन्स जो बड़े पोस्ट हैं वो अभी भी ब्रिटिश लोगों के पास थे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमने भी करना स्टार्ट किया था, ठीक है, राइट। तो ये एक क्या ग्रेजुअल शिफ्ट था, जहां से अब इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है, किसमें, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेजिस्लेटिव चेंजेस ब्रॉट बाय द एक्ट 1919। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखो। देखो क्या हुआ था, ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चेंजेस इसमें लाई गई थी। एक तो प्रोविंसेस में डायरकी स्टार्ट की गई थी, इंडियन सिविल सर्विसेज इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था, और लेजिस्लेचर में भी क्या कुछ चेंजेस लाई गई थी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे आप पहले समझो कि बाई कैमरलिज्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बाई कैमरलिज्म। जिस तरह आज हम देखते हैं लोअर हाउस या अपर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, इसी तरह का सिस्टम उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें 145 मेंबर्स थे, ठीक है, और इसमें कुछ इलेक्टेड इंडियंस भी थे और नॉमिनेटेड भी कुछ बंदे इसमें होते थे, ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिस तरह आज हमारा राज्यसभा है, तो उसमें भी 60 मेंबर्स थे और इसमें भी इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है,
बोथ हाउसेज वर होली इलेक्टेड, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें थोड़े से नॉमिनेटेड भी होते थे, नॉमिनेटेड भी होते थे, ठीक है, राइट। तो हमें बताना है करेक्ट कौन सा है, दैट इज 1 and 2, 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें जरूरी है, इनको याद रखो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो किसने स्टार्ट की थी, राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, उनको हम पहले देखेंगे। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय जी इन 1814 एट कलकत्ता। किसी किसी बुक में आपको 1815 भी देखने को मिलेगा और कहीं पे 1814 भी है, और कलकत्ता में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज मेनली ए फिलोसफिकल डिस्कशन सर्कल दैट लेड द फाउंडेशन फॉर द ब्रह्मो समाज। और ये आत्मीय सभा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मेनली फिलोसफिकल डिस्कशन होता था, ठीक है, राइट। और इसी ने एक रास्ता हमें दिखाया था कि लेटर ऑन इसी की वजह से हमने फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज की थी 1828 में, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट प्रोपोगेटेड आइडियल वर्शिप एंड कास्ट ऑर्थोडॉक्सी। देखो, जो राजा राम मोहन राय जी है, इनको कहा जाता है क्या, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने बात की थी कि सती को हटाओ और ये जो कास्ट सिस्टम है, इन चीजों को हटाओ, विडो रिमैरेज को प्रमोट करो, ये चीजें उसने कही थी। लेकिन आइडियल वर्शिप की ये अगेंस्ट बिल्कुल था। ये कहा, इसका जो उसने ब्रह्मो समाज बनाया है, उसका जो मेन मकसद था कि कंसेप्ट ऑफ मोनोथिज्म, कंसेप्ट ऑफ मोनोथिज्म उसने दिया था, ऑफ मोनोथिज्म, दैट मीन्स गॉड इज वन, ठीक है। ये आइडियल वर्शिप या कास्ट ऑर्थोडॉक्सी, ये इन चीजों के अगेंस्ट है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमें करेक्ट बताना है। दैट इज ओनली 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस विद देयर फाउंडर्स। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे पास, तो अब हमें बताना है इनके फाउंडर्स कौन से हैं। पहला है आर्य समाज। आर्य समाज को बनाया गया था 1875 में, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती एंड आत्माराम पांडुरंग। बताओ आर्य समाज को किसने बनाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दैट मीन्स 1 का होगा बी, 1 का होगा बी। 1875 में इसको बनाया गया था, कहाँ पे, बॉम्बे में, इसको बनाया गया था बॉम्बे में, ठीक है। देन रामाकृष्ण मिशन, ये बनाया था किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने ये बनाया था 1897 में, ठीक है, 1897 में, कहाँ पे, कोलकाता में। इन चीजों को याद रखो, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट इज प्रार्थना समाज, इसको बनाया था आत्माराम पांडुरंग जी ने, कब, 1867 में, 1867 में। ये डेट्स भी जरूरी है और इनके जो फाउंडर्स भी जरूरी है। तो अब आंसर पे आते हैं। आर्य समाज 1 का बी होगा, 1 का बी, ए ये वाला भी कैंसिल होगा, 1 का ए ये भी कैंसिल, 1 का सी ये भी कैंसिल, या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। सेकंड क्या है, रामाकृष्ण मिशन, 2 का ए, 2 का ए, ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का सी है, तो ये भी एलिमिनेट यहीं पे हो जाएगा। देन प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका मकसद क्या था, उनका ये मकसद होता था कि जो जितने भी सोशल इवल्स हमारे सोसाइटी में हैं, पॉलिटिकल डिमांड्स उन्होंने रखे हैं, तो इन्होंने क्या बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है इनका इस फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों को भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्योंकि आजकल JK-SSB अच्छा लेवल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो हमको चाहिए कि हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द आर्य समाज कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स। आर्य समाज, अभी हमने बात की है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको बनाया था, ठीक है। अभी इसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, तो उन स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट इज इट वॉज फाउंडेड इन बम्बई इन 1875 बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी। बताओ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हमने अभी इसके बारे में बात की है। इट गेव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास, और जो इसका फाउंडर था स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उसने ये स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास, हमें क्या वेदों के ओर जाना है, ठीक है। और ये वही हिंदुइज्म चाहते थे जो यहाँ पे क्या पहले एग्जिस्ट करता था, जो ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द हिंदुइज्म
तो वो वहीं पे जाना चाहता था। ठीक है, वो कह रहा था कि जो अभी हमने ये रस्म और रिवाज इंट्रोड्यूस किए हैं अपने रिलीजन में, हमें इनको छोड़ कर क्या अपनी जो इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको अडॉप्ट फिर से करना है। ठीक है, इसीलिए इसने ये नारा दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट एडवोकेटेड आइडियल वर्शिप एंड कास्ट हायरार्की, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उन्होंने इन चीजों को प्रमोट नहीं किया है। कास्ट हायरार्की, वो कह रहा है कि एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज इक्वल, हर कोई एक क्या बराबर है। ठीक है, ये कास्ट हायरार्की या ब्राह्मणिकल डोमिनेशन ये कुछ भी नहीं है, और आइडियल वर्शिप की ये बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, डेट मीन्स 1 और 2 हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिंदू विडो रेमरेज एक्ट ऑफ 1856 इज करेक्ट। देखो, हिंदू विडो रेमरेज एक्ट 1856 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो उनके रिगार्डिंग हम कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम देखेंगे कौन सा एक गलत है कौन सा एक सही है। देखो यहाँ पे समझो, पहले देखो जब सती यहाँ पे बैन की गई थी 1829 में, सती क्या था, सपोज किसी वाइफ का हस्बैंड की डेथ होती थी तो फिर उस वाइफ को खुद को जलाना पड़ता था, जो एक इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, लेकिन उस टाइम पे एक प्रेवलेंट एक सोशल कस्टम बन चुका था। तो अब इसको क्या एबॉलिश किया गया 1829 में, और इसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी फिर विडोज यहाँ पे रहती थी तो उनके लिए ये एक्ट लाया गया था कि ये जो विडोज है ये परमिट करते था उनको कि आप नेक्स्ट सेकंड मैरिज कर सकते हो, सेकंड मैरिज। ठीक है, राइट, तो यही ये एक्ट था। नाउ इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है तो उनको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इट वॉज पासड अंडर लॉर्ड कैनिंग एंड प्रमोटेड विडो रेमैरिज। तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, और इसने बात की है कि हमें क्या विडोज की सेकंड टाइम पे या सेकंड मैरिज करनी चाहिए। ठीक है, इट वॉज अपोजिट बाय राजा राम मोहन राय, नहीं, इसने इसको वेलकम किया है, ये गलत है। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन केरला, ये भी गलत है। इट प्रोहिबिटेड विडो रेमैरिज, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रथाना समाज। प्रथाना समाज जो आत्माराम पांडुरंग जी ने क्या स्टार्ट किया था 1867 में। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, आओ उनको हम देखते हैं। यहां पे आ जाओ, इट वॉज फाउंडेड इन 1867 बाय आत्माराम पांडुरंग, तो ये हमने अभी बात की है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इट वर्कड फॉर विडो रिमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, विडो रिमैरिज होनी चाहिए एंड फीमेल को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उन्होंने ये बात की थी। इट बिलीव्ड इन पॉलीथिज्म एंड आइडियल वर्शिप, ये स्टेटमेंट गलत है। पॉलीथिज्म का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक इंसान को क्या बहुत सारे गॉड्स पे की वर्शिप करनी चाहिए, तो ये इनका फीचर नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ मोनोथिस्ट थे, मोनोथिज्म पे इनका कंसेप्ट है, सिंगल गॉड का कंसेप्ट था इन चीजों को। ठीक है, राइट, तो 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सतिया सुधारक समाज। सतिया सुधारक समाज किसने फाउंड किया था, बताओ बताओ जल्दी। दैट वाज ज्योतिराव फुले जी। ठीक है, और इसको स्टार्ट किया गया था कब, 1873 में। ठीक है, और कहाँ पे, पुणे में। ये एक क्या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी, और इसने एक बुक भी लिखी थी ज्योतिराव फुले जी ने, गुलामगिरी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, गुलामगिरी। ठीक है, राइट, और इसका जो गोल था, इस सतिया सुधारक समाज का जो गोल था, इसका जो एम था, इसका ये एम यही था कि जो क्या ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है वो क्या खत्म होनी चाहिए। कास्ट हायरार्की जो है, कास्ट सिस्टम जो यहाँ पे है वो क्या उसका एंड होना चाहिए। हमें हर किसी को क्या इक्वली ट्रीट करना है। ये सभी चीजें वो लोग कर रहे थे। इनमें से थ्रू द मूवमेंट्स दे वर प्रोपोगेटिंग द आइडिया ऑफ मोनोथिज्म, या वो कर रहे ये लोग ये चाह रहे थे कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी आर ऑल इक्वल। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर लड़ते हैं तो फिर ये हम डिफरेंस क्यों मान रहे हैं, एक ऐसा है या दूसरा वैसा है। ठीक है, तो ये मेन मोटिव था इन सभी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट इज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड की थी बताओ? दैट इज द गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है। और इस सोसाइटी को बनाया गया था 1905 में, ठीक है, राइट। लेकिन कहां पे बताओ? पुणे में। और इसका भी यही एम था, इसका भी यही मकसद था, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ये इन मूवमेंट्स का यही मकसद होता था कि जितने भी वो लोग हैं जो बैकवर्ड है, जो इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड है, ठीक है, उनको उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, वो क्या तरक्की करनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द कुका आर नमदारी मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी। ये कुका मूवमेंट, जिसको हम नमदारी मूवमेंट भी कहते हैं, ये किन लोगों की मूवमेंट थी? तो ये 6 लोगों की मूवमेंट थी, जिसको फाउंड किया गया था 1857 में। इसको स्टार्ट किया गया था और किसने किया था? बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज द तत्वा बोधिनी सभा वाज फाउंडेड इन, तत्वा बोधिनी सभा इसको कब फाउंड किया गया था? तो इसको फाउंड किया गया था 1839 में। कोई मुझे बता सकता है किसने इसको फाउंड किया था? बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको फाउंड किया था। अब ये जो मूवमेंट थी, इसका जो एम था, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसका जो एम था उसको काउंटर करना था, काउंटर बैक उसको करना था, जो यहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस स्प्रेड होता था, होता था। तो उसी चीज को काउंटर बैक करने के लिए ये तत्वा बोधिनी सभा स्टार्ट की गई थी 1839 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग पीयर्स, हमारे पास कुछ पीयर्स है, ठीक है। फर्स्ट इज जमींदारी एसोसिएशन, और इसके साथ लिंक्ड है द्वारकानाथ टैगोर। देन इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। देन मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गाजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी, ठीक है, राइट। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस करो, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। इन चीज़ों में मेरी क्लास में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो अब ये हमारे पास कुछ पेयर्स है, नाउ वी हैव टू से इनमें से कौन सा एक पेयर करेक्टली मैच है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जमींदारी एसोसिएशन की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जमींदारी एसोसिएशन की, जिसको बनाया गया था 1838 में, जिसको बनाया गया था 1838 में, कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। और किसने बनाया था? द्वारकानाथ टैगोर जी ने। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर करेक्टली मैच है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, इसको बनाया गया था 1876 में। 1876 में कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में किन लोगों ने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है, इसको बनाया गया था 1852 में, 1852 में। और कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में ही इसको बनाया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो डैट मीन्स ये स्टेटमेंट तीनों के तीनों क्या करेक्ट है। और इसका जो फाउंडर है डेट इज गाजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी, ठीक है। तो all of the above will be the correct answer, that is 1, 2 and 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1885 में, इसके बारे में हम एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है। एमसीक्यू थ्रू ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कंप्लीट उसमें फ्रॉम द 1885 से 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इसके सेक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उनका प्रेसिडेंट क्या था, कौन था, ठीक है, कहाँ पे हेल्ड किया गया था, कौन सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसके रिलेटेड। तो ये सभी चीज़ें हम उसमें एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था इस कांग्रेस से पहले। डेट मीन्स हमें यहाँ पे इनके पहले डेट्स मालूम होनी चाहिए, तो तभी हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आज हम यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन, कौन कौन से इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे, 1876 में इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज हिंदू महासभा, 1915 में इसको बनाया गया था। देन नेक्स्ट इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1906 में इसको बनाया गया था। तो अब हमें बताना है कांग्रेस से पहले कौन थी, डेट वाज द इंडियन एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है।
आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फिर से हमें मैच करना है, फिर हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा एक पेयर करेक्ट है, बताओ। इंडियन लीग, हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा एक इनमें से गलत है। तो इंडियन लीग की अगर हम बात करेंगे तो इसको फाउंड किया गया था 1875 में। कहाँ पे, कलकत्ता में। ये डेट्स और प्लेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसने फाउंड किया था, शिशिर कुमार जोश जी ने। इंडियन एसोसिएशन ये फाउंड की थी आनंद मोहन बोस ने, ठीक है, राइट, 1876 अभी हमने बात की है इसके बारे में। यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन जो सर सैयद अहमद खान जी ने एस्टेब्लिश की थी, कब, 1888 में। तो ये जरूरी है, ये तीनों क्या करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट कोई नहीं है, डेट द ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन, ठीक है, राइट, ये सभी करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इंडिकेट्स द फाउंडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इनमें से कौन सा एक रिप्रेजेंट कर रहा है, फाउंडर्स है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 1851 में, ठीक है, एंड दैट वाज द राधाकंठा देव एंड प्रसन्ना कुमार टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि डेट्स को चेक किया करो, अगर आपको लग रहा है किसी डेट में डाउट है, ठीक है, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ, चेक कर लेना किसी डेट में, अगर आपको लग रहा है कि तो चेक कर लेना, लेकिन फिर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जिस तरह बहुत बच्चे बता रहे हैं कि सर ये नहीं ये है, उससे क्या होता है कि मुझे भी अगर किसी जगह पे कन्फ्यूजन हो जाएगा तो मैं भी फिर बुक्स के ओर फिर से जा सकता हूँ, ठीक है, आपकी वजह से। तो डेट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मी, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927। ये जो साइमन कमीशन है इसको अपॉइंट किया गया था 1927 में, कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो फिर ये इंडिया में पहुंचता है 1928 में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट इज इट इज आल्सो नोन ऑफिशियली एज द इंडियन सिचुएटरी कमीशन। और इंडिया में ऑफिशियली इसको क्या कहा जाता है, इंडियन सिचुएटरी कमीशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हमें करेक्ट बताना है, दैट इज बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है, ठीक है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आप किसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स इसके साथ रिलेटेड है। मेनली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑल ऑफ देम, ये जो लाला लाजपत राय जी की डेथ इसमें जो होती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, अब इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देखना है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आ जाओ यहाँ से, यहाँ पे जो साइमन कमीशन है इसको कहा जाता है इंडियन सिचुएटरी कमीशन। इसको बनाया गया था ब्रिटिश लोगों ने 1927 में। और ये किस चीज़ के लिए यहाँ पे आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था उसको रिव्यू देने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, कौन सी चेंजेस लानी है या वो एक्ट सेम रखना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों वो उस एक्ट को देखने के लिए आए थे। मेनली ये देखने को आए थे दयार की जो प्रोविंसेस पे क्या एस्टेब्लिश की गई थी, तो उस चीज़ को देखने के लिए ये आए थे। लेकिन ये अब आए थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए, लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट इस बेस पे किया गया है क्योंकि अगर चेंजेस को इंडिया में लाने थे तो इसमें इंडियन मेंबर्स होने चाहिए थे, क्योंकि जो वो 1919 का एक्ट था इन्फ्लुएंस पड़ा था इंडिया के लोगों के ऊपर। इंडिया के लोगों को पता था ये सही है या गलत है, तभी कोई डिसीजन पॉसिबल था। लेकिन इन लोगों ने अंग्रेज लोगों को यहाँ पे रखा है, तो इसलिए इंडिया के लोगों ने इसको क्या क्या किया है, ब्लैकआउट किया है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ड्यू टू इट्स ऑल ब्रिटिश कंपोजिशन, इसलिए इसको प्रोटेस्ट किया गया है क्योंकि इसमें जो मेंबर्स थे 7 मेंबर्स थे और इसको हम व्हाइट कमीशन भी कहते थे, तो इसलिए इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ है और ये इंडिया में पहुंचा था 1928 में। इट वाज मेट विद द प्रोटेस्टर्स इंक्लूडिंग द आइकॉनिक साइमन गो बैक डेमोन्स्ट्रेशन, और ये साइमन गो बैक के नारे यहाँ पे लगे थे। द कमीशन वाज चेयर्ड बाय सर जॉन साइमन, और इस कमीशन का जो हेड था डेट वाज सर जॉन साइमन एंड इंक्लूडेड 7 ब्रिटिश मेंबर्स, और इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे जो ब्रिटिश लोग के थे। स्पार्किंग कंट्रोवर्सी एंड एंगर इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपके साथ ये बात की है कि इंडिया लोगों ने इसी बेस पे इसको क्या हड़ताल किया है, इस पे डेमोन्स्ट्रेशन निकाले गए थे, तो क्योंकि इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन एब्सेंट थी, ठीक है।
और इसके अगेंस्ट एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है, डेट इज लाहौर प्रोटेस्ट जो हुआ था 30 अक्टूबर 1928 में। और इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय जी का ब्रूट देखो, लाला लाजपत राय जी जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके सर के ऊपर क्या एक लाठी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो अनकॉन्शियस फेल हो जाता है, उनको बहुत अच्छा जख्म आता है, बहुत गहरा जख्म आता है, और इसी जख्म की वजह से उनकी डेथ हो जाती है फिर 17 नवंबर 1928। एंड इसकी वजह से ये जो एजिटेशन थी ये सबसे गहरी चलती गई है, क्योंकि उन लोगों को लगा है कि हमारे नेशनल लीडर्स को वो अब टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जब ये कमीशन आया है, इस कमीशन ने फिर अपना रिपोर्ट तैयार किया है, और उस रिपोर्ट को फिर डिस्कस किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और फिर जब 1935 एक्ट आया था तो वही रिकमेंडेशंस उसमें थी जो किसने, साइमन कमीशन ने मेनली दिए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच एक्ट रिजल्टेड फ्रॉम द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन। मैंने आपको बताया है दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक दो फैक्ट्स है वो आप याद रखो। ये वाला एक्ट है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इसको न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, ये आप याद रखोगे। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 75% इसी एक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक दो चीजें हैं, इसको आप याद रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन वाज रिजेक्टेड बाय इंडियंस, सही है, लीडिंग टू द ड्राफ्टिंग ऑफ। देखो, जब इंडिया के लोगों ने इस कमीशन को क्या रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन फिर मोतीलाल नेहरू जी ने क्या लखनऊ नेहरू रिपोर्ट बनाया था 1928 में, जो इंडिया का पहला, जो इंडिया लोगों ने प्रिपेयर किया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट था। ठीक है, दैट इज द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो ये बात याद रखो, क्योंकि इंडिया के लोगों ने फिर ड्राफ्ट किया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ठीक है, राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास। फर्स्ट क्या है, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1930। ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको लॉन्च किया गया था 1930 में, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड इज द मूवमेंट बिगिन विद द डैंडी मार्च लेड बाय द महात्मा गांधी। और इस मूवमेंट की जो शुरुआत है वो हुई थी किस, डैंडी मार्च से, या जिसको हम कहते हैं साल्ट मार्च, साल्ट मार्च। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और इसका जो लीडर है दैट वाज द महात्मा गांधी। दैट मीन बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आ जाओ आप, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, देखो, गांधी जी अनाउंस्ड द दांडी मार्च, क्योंकि ये पार्ट था सीडीएम का, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, आफ्टर इन्फॉर्मिंग इरविन। लेकिन पहले उसने इन्फॉर्म किया था लॉर्ड इरविन को। ये कौन था, ये उस टाइम पे वाइसराय था, इन एडवांस डेट ही वुड ब्रेक साल्टला, क्योंकि गांधी जी का ये नेचर था, वो जो करता था अलग लेवल पे करता था, लेकिन वो जो करता था अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, राइट, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसका अपना एक तरीक था। ठीक है, तो उसी के बेस पे वो कर रहा था। ठीक है, Gandhi and his 78 supporters started march from Ahmedabad to the Dandi coast on March 12, 1930 and reached April 5, 1930। देखो, ये जो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, और ये स्टार्ट किया गया था 12 मार्च से, 12 मार्च 1930 से। और कहाँ तक वो पहुंचे थे, डांडी, जो एक कोस्टल टाउन है गुजरात में, और वहां वो पहुंचे थे कब, 5 अप्रैल। ठीक है, और 6 अप्रैल का जो डेट है वहां उस दिन गांधी जी ने क्या किया था, उसने साल्टला को ब्रेक किया था, साल्टला। इसलिए आप बुक्स में देखोगे 12 मार्च टू 6 अप्रैल। ठीक है, राइट, क्योंकि ये डेट उसी के साथ लिंक है। ही ब्रेक द साल्टो रेगुलेशंस ऑन अप्रैल 6 एंड दस ऑफिशियली स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसी के साथ ये सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये जो मूवमेंट थी, अब इसमें जो प्रोटेस्ट के फॉर्म्स थे वो डिफरेंट थे। ठीक है, सपोज आप यहाँ पे दिखाओ, साल्टला ब्रेक हुआ, पैकेटिंग ऑफ लिक्विड एंड फॉरेन क्लोज शॉप्स, रिफ्यूजिंग पे टैक्सेस, गिविंग अप लॉ प्रैक्टिस, तो ये फिर पार्ट बन जाते थे इन मूवमेंट्स का। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे ये वाला जो ये है, ये पेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीडीएम मूवमेंट जो है ये डिफरेंट प्लेसेस पे क्या लोगों ने अपनाई थी। सपोज अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे, वहां पे जो इसको लीड कर रहा था डेट वाज द राजा गोपाल आचार्य जी। उसने साल्टला को ब्रेक किया था जब उसने मूवमेंट एक क्या
उसने मार्च स्टार्ट किया था तंजौर कोस्ट से फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वेदारण्यम। तो आप खुद प्रोनाउंस करो, ये थोड़ा ये साउथ के वर्ड्स है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी है कि क्वेश्चन आएगा तमिलनाडु में किसने सीडीएम को स्टार्ट किया था, डेट वाज द राजा गोपाल आचार्य जी, ठीक है। मालाबार में के कैलापान ने एंड कृष्ण पिल्लाई जी ने, उन्होंने साल्ट मार्च ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक है, राइट। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस एंड जीएम सिनुगुप्ता। पेशावर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेशावर में सीडीएम चलाई थी किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको हम कहते हैं रेड शर्ट्स या खुदाई खुदमतगार, और इंडिया ने इसको भारत रत्न दिया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। और दारसाना, ये क्वेश्चन आया था, दारसाना में कौन लीड कर रही थी सीडीएम को, ठीक है, डेट वाज सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनीलाल, ठीक है। बारदोली एंड खेड़ा रीजन में कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यूनाइटेड प्रोविंस में जवाहरलाल नेहरू, बिहार में अंबिका कांत सिन्हा, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी। तो ये कुछ नेम्स है, इनको प्लीज याद करते रहना है, ठीक है, इनको जरूर आपको देखना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच कांग्रेस सेशन अथॉराइज्ड द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कांग्रेस ने कब डिसाइड किया था, किस सेशन में उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें सीडीएम क्या लॉन्च करनी है, डेट इज द लाहौर सेशन 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात, और इसका जो प्रेसिडेंट है दैट वाज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच पैक्ट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931। कौन सा पैक्ट हुआ था, कौन सा समझौता किया गया था जिसकी वजह से सीडीएम को हमें क्या बंद करना पड़ा, ठीक है, और डेट वाज द गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, जिसको हम कहते हैं दिल्ली पैक्ट भी, दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931। देखो ये जो दिल्ली पैक्ट हुआ है, ये देखो क्या हुआ था बेसिकली, आप यहाँ पे समझो। जो ब्रिटेन में लोग जो रूल कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों ऑलरेडी हम वो क्या कर रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वो कर रहे थे जिसमें डिस्कस हो रहा था साइमन कमीशन का रिपोर्ट, लेकिन वो लोग चाहते थे कि इसमें कांग्रेस की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कांग्रेस की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और जो यहाँ पे सीडीएम चल रही है क्यों ये भी बंद होनी चाहिए। उन्होंने फोर्स किए हैं अपने, जो उनका वाइस यहाँ पे था इरविन, कि आप कांग्रेस के साथ समझौता करो, एंड एट द टाइम कांग्रेस का जो फेमस पर्सन था दैट वाज गांधी जी, इसलिए ये पैक्ट साइन होता है गांधी जी और इरविन के बीच में, और इसमें इरविन उसको कहता है कि आप सीडीएम को बंद करो, गांधी जी भी अपनी कंडीशन उसको बोलता है एंड इरविन भी, और इरविन इसको बोलता है कि आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या ज्वाइन होना है। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट कर देता है गांधी भी कुछ चीज़ें बता देता है उसको, जैसे कि आपको जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, ठीक है, उनको आपको छोड़ना है जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, राइट। और ये जो साल्ट टैक्स है उसको आपको क्या करना है, उसको उठाना है, साल्ट पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो कोई बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, तो जब हम थोड़ी देखेंगे तो उस टाइम पे अच्छे से देखेंगे, लेकिन ये पैक्ट, ये समझौता हुआ था गांधी एंड इरविन के बीच में, जिसकी वजह से सीडीएम को क्या बंद करना पड़ा था, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी की बात वहां पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं सुनी गई है, और उसके बाद गांधी जी ने फिर इस चीज़ को स्टार्ट किया था, लेकिन वो इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं रही है, इसका इतना असर नहीं रहा है। आजा नेक्स्ट पे। अंडर द गांधी इरविन पैक्ट कांग्रेस एग्रीड टू। ये जो पैक्ट हुआ है गांधी जी और उसके बीच में, कांग्रेस ने क्या एक्सेप्ट किया है कि हम क्या करेंगे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम ज्वाइन करेंगे और सीडीएम को हम बंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अ डायरेक्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट। ये सीडीएम ये किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, दैट वाज अ साल्ट टैक्स। ये साल्ट टैक्स पे प्रोटेस्ट था जो उन्होंने मोनोपोली साल्ट प्रोडक्शन पे की थी ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है, राइट। आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, अब हमें बताएं इनमें से कौन सा एक करेक्ट है। देखो यहाँ पे इट मार्क द फर्स्ट मेजर नेशन वाइड मूवमेंट इन्वॉल्विंग रूरल एरिया। देखो ये जो मूवमेंट थी सीडीएम, ये एट लीस्ट मैक्सिमम पार्ट्स पे, साउथ में भी हमें इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता, नॉर्थ तो ऑलरेडी इंक्लूड था ही इसमें, रूरल एरियाज भी, रूरल एरियाज में जो लोग रहने वाले थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये स्टेटमेंट सही है,
ठीक है। इट हैड मैसिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम वुमेन पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिली है इसमें। सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको याद रख लेना। इट एम्ड एट अबॉलिशिंग ब्रिटिश रूल कंप्लीटली इमीडिएटली, नहीं ये इसका एम नहीं था। 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है आज हमारे इस क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। नाउ आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, देन शेयर इट विद अदर्स। और पीडीएफ में जब इसका फाइनल क्लास आएगा तो उसके बाद सभी क्लासेस की जो सिंगल पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। राइट, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।